हेलो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो तीन इंडिया के बैंक्स हैं, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, इनकी रेशोज़ कैसी हैं, क्या बताती हैं इनकी रेशोज़। तो आज मैं इन तीनों बैंक्स की कंपैरिजन करने वाला हूं आप लोगों के लिए। इसमें हम डिटेल में देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट रेशोज़ जो भी एक बैंक के लिए रहती है, और हम एंड में देखेंगे कि इसकी रिटर्न कैसी रही है पिछले 5 और 3 सालों में। तो आइए देख लेते हैं इन तीनों बैंक्स का रेशोज़ का कंपेरिजन। दोस्तों सबसे पहले हम इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं, इससे हमें समझने में आसानी रहेगी कि कौन सा बैंक कितना बड़ा है। तो सबसे पहले अगर हम कोटक बैंक की बात करते हैं तो कोटक बैंक की जो मार्केट कैप है वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। वहीं जो आईसीआईसी बैंक है वो 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रखता है। और इन तीनों बैंक में से सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, ये 8 लाख करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप अभी होने वाली है। अब आइए दोस्तों हम एक बार ये देख लेते हैं कि इनके डिपॉजिट और एडवांसेस कितने हैं, इससे हमें और समझने को अच्छा रहेगा इस बैंक के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले कोटक बैंक की बात करते हैं तो कोटक बैंक के पास जो डिपॉजिट हैं वो 2,79,000 करोड़ के आसपास हैं और एडवांसेस जो हैं वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास हैं। वहीं जो आईसीआईसीआई बैंक है उसके पास जो डिपॉजिट्स हैं वो 9.5 लाख के आसपास हैं और जो उसके एडवांसेस हैं वो 7.5 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पर दिख रहे हैं। और इनमें से जो सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो 13.5 लाख करोड़ के आसपास हैं। तो ये बैंक जो है वो काफ़ी बड़ा है अगर हम इन दोनों बैंक से कंपेयर करते हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक अभी इन तीनों बैंक में से सबसे कम डिपॉजिट और एडवांस यहाँ पर हमें दिख रहा है। दोस्तों किसी भी बैंक की फंडामेंटल्स को समझने के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है उसकी कासा रेशो। कासा रेशो क्या होती है? कासा रेशो बेसिकली दोस्तों ये होता है कि कोई भी बैंक जिसके पास डिपॉजिट आ रहे हैं उसमें से उसकी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की रेशो क्या है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि आपको पता है कि करंट अकाउंट में जो भी पैसा हम लोग डालते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलता है बैंक से, और वहीं जो सेविंग अकाउंट है उसमें हम जो पैसा डालते हैं उसमें सिर्फ 2.5-3% का ही इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बैंक के लिए एक सस्ता डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर हम कासा रेशो की बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक का सबसे ज़्यादा है कासा रेशो 60%। वहीं आईसीआईसी बैंक का जो कासा रेशो है वो 46% के आसपास है और एचडीएफसी बैंक का भी 46% के आसपास है। तो अगर हम तीनों की कंपेयर कर रहे हैं कासा रेशो, तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो कासा रेशो है वो काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि इसके पास जो डिपॉजिट्स हैं उसका 60% जो पैसा है वो इसके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट से आ रहा है, यानी कि इसको सस्ता लोन मिल पा रहा है, सस्ता पैसा इसके पास आ रहा है जिसको ये आगे दे पा रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो में भी सबसे अच्छा कोटक महिंद्रा बैंक दिख रहा है 22.3%। वहीं आईसीआईसी बैंक के पास जो है वो 18% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है और एचडीएफसी बैंक की 19% के आसपास की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हमें दिख रही है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बेसिकली ये हो जाता है कि अगर कोई अचानक से लॉसेज होते हैं तो बैंक कितना सफिशिएंट है इसको देखने में, तो जितना ज़्यादा ये रहता है उतना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पर सबसे अच्छा हमें दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, दोस्तों बेसिकली नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, आपको इसमें छोटी सी चीज़ यहाँ पर ये समझनी है कि कोई भी बैंक आगे जब भी लोन देता है तो वो पहले किसी से लोन लेता है और आगे वो लोन देता है। वो एक जगह से उधार ले रहा है और हमें उधार दे रहा है। वो जो उसका इंटरेस्ट का मार्जिन है वो कितना ज़्यादा है वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करता है, यानी कि वो कितने परसेंट पे लोन ले रहा है बैंक और हमें कितने परसेंट पे लोन दे रहा है, उसका जो डिफरेंस है दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो यहाँ पर भी सबसे अच्छा जो दिख रहा है वो कोटक महिंद्रा बैंक का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसको सस्ता लोन मिल रहा है। कासा रेशो में हमने देखा था कि उसके पास जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रेशो है वो ज़्यादा है, तो इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो ज़्यादा हो गया है। तो 4.41% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर कोटक महिंद्रा का दिख रहा है। वहीं आईसीआईसी बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.8 है और एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.2 है। तो इसमें भी सबसे अच्छा जो यहाँ पर दिख रहा है वो कोटक महिंद्रा बैंक का दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो कासा रेशो है, जो इसको सस्ता पैसा मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, तो इसकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो यहाँ पर अच्छा हो गया है। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक बैंक के लिए। क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि
जो एक बैंक है उसका जो प्राइमरी काम है वो इंटरेस्ट इनकम का ही है, उसके अलावा भी उसके मिसलेनियस काम है जिससे उसको इनकम होती है। लेकिन एक बैंक की सफलता को हम उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम की परसेंटेज कितनी बढ़ रही है रेगुलरली उससे भी नापा करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि उसकी जो टोटल ऑपरेटिंग इनकम है उसमें से कितना परसेंट नेट इंटरेस्ट इनकम का वो प्रॉफिट है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा दिख रहा है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 71% है ऑफ इट्स टोटल ऑपरेटिंग इनकम। वहीं एचडीएफसी बैंक की भी अच्छी है 70% और कोटक महिंद्रा की स्लाइटली इन दोनों बैंक से कम है 66.4%। अब अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो दोस्तों एक किसी भी कंपनी का शेयर कितना मार्केट में सस्ता है या महंगा है वो डिसाइड करता है। ये जितनी कम होती है उतना मार्केट में माना जाता है कि उस स्टॉक का प्राइस सस्ता है, और जितनी ये ज़्यादा होती है उतना माना जाता है कि उस शेयर का प्राइस महंगा है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 35.13 है, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक सबसे महंगा बैंक अभी मार्केट में मिल रहा है अगर हम प्राइस की बात करते हैं। वहीं आईसीआईसी बैंक है 21.62 और एचडीएफसी बैंक है 24.29, यानी कि अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर जो पी रेशो हमें बता रही है मार्केट में अभी सबसे सस्ता अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि पी रेशो क्यों किसी बैंक की ज़्यादा होती है। जब उसकी जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो मार्केट को लगता है कि ये आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देने वाला है, तो मार्केट उसको प्राइस को महंगा करती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस बैंक को खरीदना चाहते हैं, तो इसलिए मार्केट में उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। तो आपको सिर्फ इसको आइसोलेशन में नहीं देखना है फंडामेंटल्स को, आपको उसको आगे भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है। अब दूसरी एक रेशो जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा शेयर महंगा है या सस्ता है वो है प्राइस टू बुक रेशो। ये रेशो हमें बताती है कि जो मार्केट में एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो उसकी बुक के प्राइस से कितना ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर भी कंपेयर करते हैं, ये जितनी कम होगी उतनी ही बैंक यहाँ पर सस्ता दिखेगा। तो यहाँ पर भी आईसीआईसी बैंक जो है वो सबसे सस्ता यहाँ पर हमें दिख रहा है, 3.8 की इसकी प्राइस टू बुक रेशो चल रही है। और कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो सबसे महंगा है 4.74 की यहाँ पर, और एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी सेकेंड नंबर पर दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये अपने एसेट्स पे रिटर्न जितनी जनरेट कर पाता है, तो ये रेशो जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी होती है रिटर्न ऑन एसेट की रेशो। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी यहाँ पर दिख रही है वो एचडीएफसी बैंक की दिख रही है 2%, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक एंड देन आईसीआईसी बैंक यहाँ पर हमें दिख रहा है। वहीं उसके बाद आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी दोस्तों जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एक बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी उसकी रिटर्न को रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पर भी एचडीएफसी बैंक ने मोर्चा संभाला हुआ है। एचडीएफसी बैंक की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है 16.5% की। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक है 13.8% पे, एंड देन लास्ट में यहाँ पर आईसीआईसी बैंक हमें दिख रहा है 10% के आसपास। दोस्तों इन सब रेशोज़ के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बैंक में देखी जाती है वो उसकी एसेट क्वालिटी देखी जाती है। उसका मतलब ये हो गया कि जो उसके पास अभी पैसा है, जो उसने दिया हुआ है लोन, उसका कितना % ऑफ लोन उसको मिलने के चांस नहीं है। उसको हम नापते कैसे हैं, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो दो चीज़ें हैं, दो जो रेशोज़ हैं, उससे हम नापते हैं कि एक बैंक की एसेट क्वालिटी कैसी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छी इसकी एसेट क्वालिटी है। सिर्फ जो इसका नेट एनपीए है वो 0.4% का है, जो कि किसी भी बैंक का यहाँ पर नहीं है। इतना अच्छा इसका एनपीए है क्योंकि इसकी जो एसेट क्वालिटी है, यही एक रीज़न है कि इस बैंक ने इतना अच्छा इतने सालों से परफॉर्म किया है। वहीं अगर हम इसको बाकी बैंकों से कंपेयर करते हैं तो आईसीआईसी बैंक का जो नेट एनपीए है वो 1.14% है। इसमें काफ़ी सुधार हुआ है पिछले 2-3 सालों में, इसलिए भी अगर आप देखेंगे आईसीआईसी बैंक का शेयर अभी इसके रिजल्ट के बाद से बढ़ रहा है क्योंकि इसका जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए है ये ओवर द ईयर इंप्रूव कर रहा है। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो इसका जो नेट एनपीए है वो 1.21% है और ग्रॉस एनपीए इसका 3.25% है। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का कोई मुकाबला नहीं है एसेट क्वालिटी में। इसका रीज़न ये भी है कि ये बैंक जो शुरू में रिटेल लोन को बहुत ज़्यादा फोकस करता था, अब हालांकि इन्होंने 1-2 सालों में कॉर्पोरेट लोन्स पे अपना ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, तो अभी हो सकता है उसका इसकी एसेट क्वालिटी पे ज़्यादा असर हमें दिख सकता है। अब आइए दोस्तों एक बारी हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों ही बैंक्स की सेल्स ग्रोथ और नेट ग्रोथ कैसी रही है प्रॉफिट की, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इनकी जो ग्रोथ है वो कैसी चल रही है। तो अगर हम पहले बात करते हैं सेल्स ग्रोथ पे 5 और 3 सालों में,
तो 5 सालों में सबसे अच्छी जो सेल्स ग्रोथ रही है वो HDFC बैंक की रही है 15% के आसपास। और जो 3 सालों का भी हम आंकड़ा देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ में HDFC बैंक ने इन दोनों ही बैंक्स को पीछे छोड़ा है। 3 साल में भी 4.6% यहाँ पर उसकी ग्रोथ रही है। तो कंसिस्टेंसी है बहुत HDFC बैंक के सेल्स ग्रोथ में। ये भी एक रीज़न है कि HDFC बैंक को इतना अच्छा माना जाता है कि इसकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो इसकी सेल्स ग्रोथ है वो एक कंसिस्टेंट लेवल पे बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें हैं जो इस बैंक को फेवर करती है। हालांकि जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसकी भी सेल्स ग्रोथ में कंसिस्टेंसी है, हालांकि थोड़े लोअर लेवल पे है, 10% के आसपास की कंसिस्टेंसी यहाँ पर हमें दिख रही है। वहीं अगर हम ICICI बैंक की बात करते हैं तो ICICI बैंक का 5 सालों में जो ग्रोथ रही है वो 8.4% की रही है और 3 सालों में 12.9% की। अभी पिछले 2-3 सालों में ICICI बैंक अच्छा करने लगा है अगर हम पिछले 5-6 सालों की बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की ग्रोथ की, तो यहाँ पर आप जैसे मैंने अभी आपको बता ही रहा था कि ICICI बैंक पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा करने लगा है। तो ये इसके नंबर्स में भी दिख रहा है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 33.7% रही है अगर हम 3 सालों में देखते हैं। वहीं जो कोटक महिंद्रा और HDFC बैंक है इनकी भी ग्रोथ अच्छी रही है। आप HDFC बैंक में अगर देखेंगे आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि 5 सालों में 20% और 3 सालों में 21%। तो एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाला बैंक यहाँ पर दिख रहा है HDFC बैंक। वहीं अगर हम ICICI बैंक की 5 साल की देखते हैं तो 10% है और कोटक महिंद्रा ने भी अच्छी ही यहाँ पर नेट ग्रोथ दिखा रहे हैं 20% और 27% की। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तीनों ही बैंक की जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है और सेल्स की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अब बस ये फर्क पड़ता है कि जो HDFC बैंक है उसकी क्वालिटी, एसेट की क्वालिटी और जो ग्रोथ है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है इन कंपैरिजन टू ICICI एंड कोटक महिंद्रा बैंक। अब दोस्तों मैं एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इन तीनों के शेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। अभी तक हमने बैंक की बात की भी, बैंक ने कैसा परफॉर्म किया, कैसी इनकी रेशियोज रही है। अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आपने 3 और 5 साल पहले इन शेयर्स को खरीदा होता तो उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन तीनों ही बैंक्स के CAGR रिटर्न पे, तो सबसे अच्छा जो परफॉर्म यहाँ पर किया है वो ICICI बैंक ने यहाँ पर किया है 29% के आसपास 3 सालों में। वहीं ICICI बैंक की जो 5 सालों की रिटर्न है शेयर पे वो 22% रही है। तो अच्छी रिटर्न है दोस्तों। ये 3 साल में ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि अभी 2-3 साल में इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है और इस बैंक ने अपना जो फोकस है वो कॉर्पोरेट लोन से रिटेल लोन पे लेकर जा रहे हैं। तो ये चीज़ मार्केट को अच्छी लग रही है क्योंकि जो रिटेल लोन है उसमें NPA का खतरा थोड़ा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू कॉर्पोरेट लोन। तो ये इसके शेयर में दिख रहा है कि अब मार्केट को ये शेयर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है। वहीं अगर हम HDFC बैंक की देखते हैं तो HDFC बैंक ने अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन कर रहा है। उसने HDFC बैंक ने अपनी सेल्स ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पर 20% की रिटर्न दी है 5 सालों में अगर हम देखते हैं, और कोटक महिंद्रा ने भी 18% की रिटर्न दी है। तो इन तीनों ही बैंक्स ने अच्छी रिटर्न दी है। लेकिन जो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो एक बैंक की कंसिस्टेंसी, एसेट क्वालिटी और कासा रेशोज। ये कुछ रेशोज हैं जो हमें बैंक में हमेशा देखनी चाहिए किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करते हुए। अब आइए दोस्तों एक बारी मैं समराइज कर देता हूँ आपको सारी ही रेशोज जो हमने देखी है। तो कासा रेशो में सबसे अच्छा रहा कोटक महिंद्रा बैंक, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो में भी कोटक महिंद्रा बैंक और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कोटक महिंद्रा बैंक ने सबसे अच्छे दिख रहे हैं। वहीं PE और PB रेशो ICICI बैंक की दिख रही है अच्छी। इसका मतलब सीधा सही हो गया कि ICICI बैंक का जो शेयर है वो कंपैरेटिवली सस्ता है मार्केट में इन कंपैरिजन टू कोटक महिंद्रा एंड ICICI बैंक। वहीं एसेट क्वालिटी के मामले में HDFC बैंक ने बीट किया है इन दोनों बैंक्स को। ग्रॉस NPA और नेट NPA HDFC बैंक के फार बेटर हमें दिखे कोटक महिंद्रा और ICICI बैंक से। वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो HDFC बैंक ने इन दोनों बैंक्स को आराम से बीट किया है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 5 ईयर के नेट प्रॉफिट ग्रोथ में कोटक महिंद्रा बैंक ने बाजी मारी और 3 ईयर के नेट प्रॉफिट ग्रोथ में ICICI बैंक ने बाजी मारी है। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो वो HDFC बैंक के अच्छे रहे। और अगर हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम तो उसमें ICICI बैंक ने बाजी मारी।
तो दोस्तों ये थे इन बैंक्स के एक कंपैरेटिव एनालिसिस, इनके सारे रेशोज के। मोस्टली मैंने रेशोज यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, हालांकि काफ़ी रेशोज और हैं जो हम यहाँ पर कवर कर सकते थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रेशोज जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इससे एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ये तीनों बैंक्स अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने आने वाले टाइम में इन तीनों बैंक्स की एक सेपरेट वीडियोस बना के आपको इनके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाने की। तब तक के लिए मेरी तरफ से आज इतना ही। धन्यवाद।